हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 तक जितने भी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आप अपने नोट्स है वो अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हो। इसी के साथ यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नई प्रश्नावली है हमारे पास, आंकड़ों का प्रबंधन। बड़ी इजी प्रश्नावली है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। तो 3.1 में पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का क्या ज्ञात करना है? परिसर। लेकिन हम एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि परिसर होता क्या है। परिसर होता क्या है? तो परिसर का सूत्र होता है उच्चतम आंकड़ा, उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा, निम्नतम आंकड़ा। परिसर का सूत्र होता है उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा, मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हमें घटाना है, वही परिसर हो जाएगा। परिसर का मतलब रेंज हो गई परिसर कि कोई संख्या दिए गए आंकड़ों में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, उन दोनों के बीच के अंतर को कहा जाता है परिसर। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है, इतने में आपका परिसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट में हमें 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ लेनी है। तो अपनी मर्जी से आप किन्हीं भी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ ले सकते हो। जैसे क्लास 7th है तो क्लास 7th में लगभग बच्चों की हाइट होती है 135, 140, 145 के समथिंग। तो हम इसी प्रकार के 10 आंकड़े ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ, कक्षा के 10 विद्यार्थियों की, कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ। और ऊंचाइयाँ हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं एक की है 136 सेंटीमीटर, फिर एक की आ गई 136.5 सेंटीमीटर, एक आ गया 134 सेंटीमीटर, 3 विद्यार्थी हो गए। फिर चौथे की लिख लेते हैं 140 सेंटीमीटर, पाँचवें की लिख लेते हैं 138.4 सेंटीमीटर, एक आ जाएगी हमारे पास 141.3 सेंटीमीटर, एक लिख लेते हैं 137.7 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 140.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और लिख लेते हैं 136.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कक्षा के 10 विद्यार्थियों की हमने ऊंचाइयाँ लिख ली है। अब इसमें परिसर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे परिसर बराबर, क्या ज्ञात करना है? परिसर। तो परिसर के लिए सूत्र क्या लिखा था अभी हमने? उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा, उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा।
उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा। अब उच्चतम आंकड़ा आपको देखना है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आ रही है 141.3। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आ गई 141.3 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है 134। तो 141.3 में से 134 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 1 7.3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इन विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का जो परिसर है वो कितना आ जाएगा, 7.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया गया है। वो सारणी में कैसे है, जैसे 6, एक विद्यार्थी के 6 नंबर आए, किसी के 7 आए, किसी के 5 आए, किसी के 3 आए, किसी के 2 आए। इस प्रकार 10 में से ये नंबर हमें मिले हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी है उनको इस प्रकार के नंबर मिले हैं 10 में से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो हम यहीं पर आंसर लिख देते हैं इसका। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक दिख रहा है कौन है, 9। तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक हमें कौन सा दिख रहा है, 1। तो सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, और परिसर ज्ञात करने के लिए अभी हमने सीखा है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, यहाँ पर 9। 9 में से यदि 1 को घटाएंगे तो परिसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। परिसर कितना आ गया, 8। अब कह रहा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आंसर नंबर 2 लिखेंगे, माध्य बराबर, आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है तो माध्य लिखो या फिर औसत बराबर। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र या फिर औसत ज्ञात करने का सूत्र। एक ये माध्य बोल दो चाहे इसे औसत बोल दो, एक ही बात है। प्रेक्षण होते हैं आंकड़े, जो हमें संख्या दे रखी है उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रेक्षण बोला जाता है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या का मतलब हो गया, ऊपर तो सभी संख्याओं का जोड़ करना है और नीचे जितनी संख्याएं हैं उनका क्या लगाना है, भाग लगाना है। जैसे मेरे पास 8 संख्याएं हैं तो मैं 8 का भाग लगाऊंगा सभी जोड़ में, सभी संख्याओं का जोड़ करके 8 का क्या लगाऊंगा, भाग। तो यहाँ पर ये प्रेक्षणों की संख्या हो गई। तो एक बार हम योग कर लेते हैं, कौन कौन सी संख्या यहाँ दे रखी है हमारे पास। सबसे पहले है 4, तो लिखेंगे 4 प्लस, प्लस का निशान लगाते जाएंगे सभी के बीच में। फिर 6 प्लस में, फिर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6। ये हमारे पास संख्या आ गई, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर 20 संख्या है तो हमारे पास नीचे भी 20 आ गई क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यही है। इसका मतलब एक संख्या हमने छोड़ दी बीच में। 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और एक लास्ट में रह गया कितना, प्लस में कितना आ जाएगा 7। अब बटे में, ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग और बटे में लिखना है प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या अभी हमने काउंट किए कितनी हो जाएगी 20।
अब हमें सिंपल ऊपर वालों को जोड़कर 20 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। इतने में हमारे पास माध्य निकल कर आ जाएगा। जोड़ देते हैं। ये हो गया 6 और 4 10, 10 और 7 हो गए 17, 17 और 5 हो गए 22, 22 और 3 हो गए 25, 25 और 5 हो गए 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, फिर ये हो जाएगा 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, 49 और 5 हो गए 54, 54 और 1 55, 55 और 9 हो गए 64, 64 और 6 हो गए हमारे पास 70, 70 और 5 75, 75 और 8 हो गए 83, 83 और 4 87, 87 और 6 हो गए 93, 93 और 7 हो गए कितने 100। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर तो कितना आ गया 100 और बटे में कितना आ जाएगा 20। अब 100 में 20 का भाग लगाएंगे तो 20 से कम 20 या फिर काट दो, 0 से 0 कट गया ताकि भाग लगाना आसान हो जाए। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास औसत निकल के कितना आ गया 5। तो आपने औसत निकालना या फिर माध्य निकालना सीखा है। सूत्र लगाएंगे सबसे पहले प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, उसके बाद में सभी का जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। आगे हमारे पास प्रश्न संख्या 3, तो लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 3। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए स्टार्टिंग में जब ये या फिर मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सभी प्रकार की जितनी भी संख्या होती है उनकी डेफिनेशन क्या है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी लिंक। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो एक बार पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इधर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती है 0 से लेकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक, ये अनंत का सिंबल है। लेकिन इसमें पॉइंट वाली और बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे 0.54 ये संख्या नहीं होनी चाहिए। तो एक जैसे बटे वाली कोई संख्या आ जाए 5/6, तो ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, बाकी सभी पूर्ण संख्या होती है। तो आपको याद रखना है 0 से लेकर अनंत तक की वे संख्याएं जो दशमलव और भिन्न प्रकार की न हो। तो स्टार्टिंग ये कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याएं लेनी है, तो लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। तो 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 0 1 2 3 और 4। हम गलत क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं को पढ़ते नहीं है और 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, इतने में गलत हो जाता है। यदि यहाँ पूर्ण संख्या की जगह प्राकृत संख्या आता तब हम 1 से लेते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब इनका माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे आप वापस। माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बटे में कितना आ जाएगा। ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 का क्या लगा देंगे, भाग। तो यहाँ से हल करेंगे, 4 और 3 7 8 9 और 1 कितना हो गया 10। ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो 10 और बटे में कितना आ गया 5। 5 का भाग लगाएंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होता है, 2 होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। पहली पारी में 58 रन, दूसरी पारी में 76, तीसरी में 40, 35, 46, 50, 0 और 100। उनका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो वापस वहीं ये यहाँ पर कर लेते हैं आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, आपको माध्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे,
माध्य बराबर वही सूत्र आ जाएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं। सबसे पहले कौन है 58, फिर है कितना 76, फिर कितना आ गया 40, प्लस में आ गया 35, फिर प्लस में आ गया 46, प्लस में आ गया 50, फिर 0 और फिर कितना आ जाएगा 100 और बटे में वही संख्या हमारे पास। ये कितनी संख्याएं दे रखी है 8 संख्याएं दे रखी है। अब इनको जोड़ने के भी 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आपको सबसे पहले इकाई इकाई अंक जोड़ते जाना है। तरीका नंबर 2, आपको डबल स्टेप का यूज करना है। डबल स्टेप का मतलब है सबसे पहले मोटी मोटी संख्या जोड़ लो, उसके बाद में जो भी छोटी छोटी संख्या है उनको बाद में जोड़ते जाओ। जैसे ये 58 है तो इसको 58 मत मानो, इसको 50 मान लो। ये 76 है, इसको 70 मानो। ये 40 है, 40 रह जाएगा। 35 है, उसको 30 मान लो, क्योंकि 10, 20, 30 को जोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे जोड़ेंगे। एक बार 100 और 50 हो गए 150, 150 और 40 हो गए 190, 190 और 30 हो गए 220, 220 और 40 हो गए 260, 260 और 70 हो गए 300, 330, 330 और 50 हो गए 380। अब 380 में ऊपर वाली संख्याएं जोड़ लो। एक बार इधर याद रख लो, 380 हो गई। एक बार वापस काउंट कर लेते हैं। 100, 50, 90, 190, 190 और 30 हो गए 220, 220 और 40 हो गए 260, 260 के बाद में 70 जोड़ेंगे तो 330 और 380। अब आप छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ लो, जैसे 8 और 6, 8 और 6 14 हो गए, 14 और 5 19, 19 और 6 25, तो 25, 25 और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 405। तो ऊपर वाले सभी को जोड़ने पर तो कितना आ गया 405 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 8। अब भाग लगा देते हैं। भाग लगाएंगे तो 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40, फिर आगे से 5 आया, भाग नहीं गया तो नहीं गया तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ गया, फिर 50 बन जाएगा। अब 50 में भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40, 8 6 48, तो आंसर कितना आ जाएगा 50.6। दोनों का औसत कितना आ जाएगा 50.6। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। आपको सभी संख्याओं को जोड़कर 8 का क्या देना है भाग। आप इकाई अंक से जोड़ते हुए करो तो वैसे भी कर सकते हो, बाकी ये तरीका भी क्या है बेस्ट रहेगा। पहले मोटी मोटी संख्याओं को जोड़ो, फिर छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ते जाओ। आगे दे रखा है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 एक सारणीबद्ध प्रश्न है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खेल कितने खेले जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 खेल हैं, जिनमें खिलाड़ी कौन कौन है ए, बी और सी। ए ने पहले खेल में 14 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10। बी ने पहले खेल में 0 अंक, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4। इसी प्रकार सी ने पहले खेल में 8 अंक, दूसरे में 11, तीसरे में वो खेला ही नहीं, चौथे में कितने रन बनाए उसने, ये कितने अंक प्राप्त किए 13। अब आगे तो सारणी थी। प्रश्न है पहला, यहाँ पर प्रश्न कि अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। जो ए ने अंक अर्जित किए हैं उनका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्य इतने में से निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर कर लेते हैं एक बार। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं फर्स्ट का। लिखेंगे ए का माध्य, ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, वैसे भी कर सकते हो। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कर देते हैं। ए के लिए सबसे पहले आ गया 14 प्लस
16 प्लस 10 प्लस 10, ये 4 खेल हो गए और बटे में कितने फ्रैक्शन है, ये 4 फ्रैक्शन है। अब जोड़ेंगे तो 10 20 30 40 और 6 और 4 10 हो गए, तो कितने हो गए टोटल 50। अब 50 में भाग लगा देंगे किसका, 4 का, तो 50 में भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, 1 बच गया, 10 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, फिर 4 पंजे 20, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 12.5। इनका माध्य कितना आ जाएगा 12.5। तो ये तो पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। जैसे अभी यहाँ पर 4 का भाग दिया हमने, 4 का क्यों भाग दिया, क्योंकि ए ने 4 खेल खेले हैं। लेकिन यहाँ पर सी के बारे में देखिए, सी ने एक खेल खेला ही नहीं, तो बताइए यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे या 3 का, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे केवल 3 का। तो क्या लिखेंगे, यहीं पर आंसर लिख लेते हैं इसका, 3 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे, क्योंकि सी ने 3 ही मैच खेले हैं या 3 ही खेल खेले हैं। 3 का भाग लगाएंगे क्योंकि सी ने 3 ही खेल खेले हैं, इसलिए 3 का भाग लगाएंगे। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 3, बी का हमें माध्य निकालना है। तो लिखेंगे बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य और वहीं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सूत्र बार बार नहीं लगा रहा हूँ मैं, सीधा ही लिख रहा हूँ, 0 + 8 + 6 + 4 और बटे में कितना आ जाएगा 4। तो ये इनका जोड़ करेंगे तो 8 और 6 हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए 18 और बटे में कितना आ जाएगा 4। भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, पॉइंट 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.5। आगे प्रश्न संख्या 4 है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो परफॉर्मेंस किसके सबसे बढ़िया रही, तो यहाँ पर लिखेंगे जिसने अंक ज़्यादा बनाए हैं, जिसने अंक ज़्यादा अर्जित किए उसी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन वो किसने किया है, ए ने। सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसने किया है, ए ने। तो लिखेंगे ए ने सभी मैचों में या ए ने सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ए ने सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ए ने सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो किसका प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, ए का। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्न संख्या 6, 7 और जो भी आगे के बच गए क्वेश्चन, उन सभी को किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।